हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम फिर क्लास 8 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस पे बात करेंगे। इसके अगले चैप्टर पे देखेंगे तो हम बात करेंगे आज इसके कानूनों की समझ, इस चैप्टर का नाम है। तो ये यूनिट 2 है, संसद और कानूनों का निर्माण और कानूनों की समझ। एक है कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कानूनों का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अपने यहाँ एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है। तो आपको इस चैप्टर से पहले चैप्टर में आपको बताया था कि विधायिका कानून बनाती है, वो संसद का पार्ट है, और कार्यपालिका भी कानून को लागू करती है, वो भी संसद का पार्ट है। उसी तरीके से हम अगर कहें लेजिस्लेचर या विधानसभा में भी एक विधायिका होती है और कार्यपालिका के रूप में, तो वहाँ भी सेम स्ट्रक्चर है जैसे अपने यहाँ क्या है। ये फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम्स के जो लक्षण हैं वो दोनों जगह हैं, और दोनों जगह अलग अलग अपने अपने विषयों पर, राज्य अपने विषयों पर कानून बनाता है और सेंट्रल जो है अपने विषयों पर कानून बनाता है। तो इस पे हम आपको बताए थे थोड़ा सा, तो फिर बताते हैं आपको। इससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा, आपको हमारा अगर समझाया अच्छा लगता, अगर कोई कमी है, कोई नोट्स में कमी है, कुछ क्वेश्चंस में कमी है, कुछ बताने में कमी है, प्लीज़ नोट डाउन करें, मैं उसको फुलफिल करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। तो इस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 विषय सूची आपको दिखाई थी। ये इंडेक्स यूनिट 2 है, जिसमें हम संसद तथा कानूनों के निर्माण पर चर्चा करेंगे। इससे हमें संसद क्यों चाहिए, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज कानूनों की समझ, अगले चैप्टर 4 पे हम चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट 2 है। देखिए इसमें आपको इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं फॉर लोकसभा। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि कौन सी पार्टी कितने वोट पाई है, कौन से नंबर के लोग कहाँ हैं, किस स्टेट में कितने लोग वोट पा रहे हैं, ये सब दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है आपके यहाँ, एक एलईडी टीवी टाइप के है जिस पर रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो इसी देखिए, अब आपको शब्द संकलन, इस चैप्टर में कुछ शब्द हैं जैसे आलोचना। आप आलोचना से खूब परिचित होंगे, जैसे आलोचना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की क्रिटिक करना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो आलोचना क्या है, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से आने वाली आलोचना के लिए किया गया है। अब हम आपको बता दें, अपने यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सरकार की अगर कमियों को नहीं गिनाओगे तो असली लोकतंत्र नहीं है। मूल्य लोकतंत्र में आपका मूल्य तभी है, आप तभी साकार कर पाएंगे अपने, जब आप सरकार की कमियों को गिनाएंगे, क्योंकि हर पार्ट के डिमेरिट दोनों होते हैं। तो आप सरकार की आलोचना का मतलब आप लोकतंत्र में सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोकतंत्र की समझ विकसित हो रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। इस संदर्भ में इस चीज़ को समझेंगे। अगर हम कहें विकास क्रम, तो आप विकास क्रम में देख लीजिए, अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं विकास के लिए हुई, योजनाएं विकास के लिए होती हैं। अब इस चैप्टर में देखते हैं कि विकास क्या है। तो सरल से जटिल रूप तक की विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए, ठीक है, पौधे या पशुओं के किसी प्रजाति का विकास के वर्णन के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। आपको पता होगा कि अपने यहाँ क्या है, महिला हिंसा अधिनियम आया हुआ है, उसमें अखिल भारतीय कानून है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, महिलाओं को जो वर्किंग वूमेन है उनको हिंसा से बचाना। ठीक है, हिंसाएं कई तरीके की हैं, आगे चर्चा होगी, मिलेंगे जब कानून आएंगे। तो जब सरकार को राजद्रोह क्या है, अगर आप राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, धार्मिक भावनाओं को फैला रहे हैं, ठीक है, आप देश
के जो अपने देश के साथ अगर किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो और आप पड़ोसी देश की मदद कर रहे हो तो आप राजद्रोह कर रहे हैं। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, ठीक है, जब सरकार को लगे, जैसे अभी हम सुन रहे थे, जैसे जेएनयू वाला मुद्दा भी हाल फिलहाल देखा होगा गर्म रहा है, तो क्या कई लोगों पर, जैसे कि आप कन्हैया कुमार, उन पर राजद्रोह, ठीक, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं तो राजद्रोह, यह विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। इस अगर आप सरकार के किसी विरोध ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये राजद्रोह का विरोध है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेट में भी ऐसे कई तरीके के कानून भी बनाए हैं, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। इसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंदर अंग्रेजी सरकार राजद्रोह का बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती है, ठीक है। जब औपनिवेशिक शासन भारत में था, अंग्रेजी शासन था, उसमें 1870 में एक राजद्रोह एक्ट लाई थी अंग्रेजी सरकार, और उसमें कहा गया था कि बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल किया था कि किस किस एरिया में हम राजद्रोह मानेंगे, लिहाजा भी इस कानून के तहत किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे, ठीक है। राष्ट्रवादी नेता इस कानून का मनमाना मानते थे। राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या किया था, इसका विरोध भी किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग की गिरफ्तारी से पहले वजह नहीं बताई दी जाती थी, ठीक है, आपको कोई वजह नहीं बताई जाती थी, कोई कानून आया और उसे गिरफ्तार कर लिया, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे कानून आए थे, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया। अब दमनकारी की अगर हम कॉमन भाषा करें कि आप दमन कर रहे हैं, जैसे क्या है, एक सशक्त, एक जो है गरीब का, जैसे क्या है, एक जैसे कहते हैं कि आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का, ठीक है, तो ये दमनकारी की नीतियां हो तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे हमने कहा था कि एक अंतर सामुदायिक और अंतरा सामुदायिक, ठीक, तो वहाँ भी ये दमनकारी शब्द चलेगा। अंतर सामुदायिक मतलब दो समुदाय के बीच, अंतरा मतलब अंतरा सामुदायिक एक ही समुदाय के भीतर दो गुट, तो इस तरीके से बात की थी। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा जाता है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने और अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक देते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है, आर्टिकल 19 के स्वतंत्रता के अधिकार के साथ आपको क्या है, अपनी बात कहने का अधिकार, ठीक है, सभा करने का अधिकार है, लेकिन सरकार में या कानून संविधान यथोचित नियम प्रक्रिया के तहत क्या है, जहां जहां लगती है बात है कि यहाँ इस आधार पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसके बाद अगर तुम उन घटनाओं को अंजाम दोगे तो हम वे दमनकारी नीतियां अपनाएंगे, ठीक है, या दमनकारी कानून लागू करें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, ठीक है, जिसे कहते हैं कि कहीं पे राजद्रोह भटकाना, तो ये सब क्या है, वहाँ सरकार दमनकारी नीति बनाएगी, ठीक है। आप वैसे भी आम कानूनों में कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी नीति हो रही, तो जैसे हमने देखा होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, दमनकारी नीति के तहत आपने देखा होगा, कोई भी अगर विभागीय कर्मचारी जब अपने मुद्दों को लेकर धरना देते हैं सरकार के खिलाफ, तो कभी कभी पुलिस या सरकार दमनकारी नीति अपनाती है, ठीक, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको ये अधिकार दिया जा चुका है, ये अब नाजायज या जायज अधिकार के तहत ज़्यादा अधिकार मांग रहे हैं, ठीक, तो इस तरीके से बात करते हैं। चलिए चैप्टर 4 देखते हैं, जिसमें क्या है, कानूनों की एक समझ है। हम आपको कहें, जैसे हमने बता दिया, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, इसी सेम चीज़ है, ये सेंट्रल में भी है और राज्य विधानसभा में भी है, ठीक, तो आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, शायद आपकी शादी की उम्र सीमा, मताधिकार की उम्र की सीमा पता होगा, ये सब क्या है, कानून बने हैं, ठीक है। आप शादी की उम्र कितनी होगी, ये कानून बना हुआ है बाकायदा। आप कम उम्र में, जैसे क्या है, अपने यहाँ शादी की उम्र, अपने यहाँ शादी की उम्र 18 और 21 वर्ष है, उसी तरीके से क्या है, मताधिकार की उम्र पहले क्या थी, 21 वर्ष थी, अब क्या है, 18 वर्ष है, तो ये मताधिकार अधिनियम भी बना हुआ है और कानून आपको शादी करने की उम्र की सीमा के तहत कानून भी बना हुआ है। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए कानून को भी जानते होंगे। पहले आपको पता था कि संपत्ति का अधिकार आपको 19 में ही दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे निकाल कर संपत्ति के अधिकार को 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में दिया। कानून प्रक्रिया के तहत आप संपत्ति से अगर कोई आपको बेदखल करता है तो आप
कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। अगर हम बेसिक बात करेंगे तो कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के तहत दोनों जगह कानून बनता है, लेकिन कानून अभी हम बात करेंगे कॉमन वे में, तो कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। ये कानून सभी पर लागू होते हैं। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय तथा विवादास्पद भी होते हैं? आप देखिए, समसामयिक में मुद्दे का सवाल है आपके लिए, क्या कोई कानून अलोकप्रिय और विवादास्पद भी होते हैं? नागरिक होने के नाते या नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ठीक है, ये भी देखिए, अगर कोई कानून विवादास्पद है, अलोकप्रिय है, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी एक चीज़ देखा होगा आपने, CAA का बिल आया था, का एक बिल आया था, उसमें कई लोगों ने अपना विरोध जताया, तो उन्हें लगता था कि ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी थी? आप अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप जान जाएंगे कि किस आधार पे बना था, लोगों ने क्या समझ लिया। अब देखिए, ये है लोग अपनी बातों को धरने के साथ, मुद्दों के साथ, या क्या है, रोड पे निकलते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए निकल रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन होगा कोई। अगर हम बात करें, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? ठीक, क्या कानून सब पे लागू होते हैं? आप कॉमन सी बात है, आप किसी देश, समाज, संविधान के तहत आते हैं, किसी देश में हैं, हम अपने देश में अगर, तो वहाँ का कानून क्या है? वहाँ के संविधान के तहत जो कानून बने हैं वो हर व्यक्ति पे लागू होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये सारी स्थितियाँ इसलिए दी, ये सब आपको केस स्टडीज 4th पेपर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लिखने में काम आएंगी। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सब इन चीज़ों को आप एप्लीकेशन 4th पेपर में केस स्टडीज के रूप में ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कहाँ क्या लिखना है। NCERT की भाषा है, बहुत सारी केस स्टडीज के टाइप में आपको NCERT में भी मिलेंगी। तो हम बात करते हैं, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। ठीक है, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जो था, जिला अदालत ने क्या किया, 10 साल की सजा सुनाई। कोई क्राइम किया होगा, कानूनों पर क्या है, कानून सब पर लागू होते हैं। ठीक, दिखाया गया इसमें कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून सबके लिए एक है, संविधान सबके लिए एक है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इसी वजह से सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। ठीक है, भाग निकालने में उसकी मदद भी करता है। तो देखिए, ये क्या हो रहा है, कानूनों का उल्लंघन भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारी अधिकारी भी था, ठीक है, और देश का नागरिक भी था। ठीक है, सर ड्यूटी पे भी है। अगर सरकारी अधिकारी भी है और ड्यूटी भी है और देश का नागरिक भी है, तो दोनों जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बेटे को, अगर उसने क्राइम किया है तो कानून के हवाले कर दे। ठीक है, उसके बेटे को केवल कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए, उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है, ऐसा अपना संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है कि अगर कोई अगर किसी को किसी कोटे से या प्रोटोकॉल के तहत कोई बैठा हुआ जिस पद पर, उस वक्त उस पर भले ही अगर जो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, जब वो पद पर होते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि कौन सा कानून उन पे उस समय, अगर कोई ये केस है तो किस आधार पे नहीं लागू होगा। लेकिन कई ऐसे केस हैं जो लागू रहते हैं। ये या सिविल और फौजदारी वाले केस के मामले हैं जो अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत लागू होते हैं। लेकिन हमारा संविधान सभी लोगों के लिए, जब तक पद पे है तब तक भले ही उस पर वो कानून लागू ना रहे या ना काम करे, लेकिन जब पद से हटेंगे तो वो कानून फिर से लागू हो जाएगा। और क्या होगा, एक आम आदमी के नागरिक होने के नाते उन पर वही प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई होगी जो एक आम आदमी के प्रति होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप जाने तो हमारा संविधान सभी कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान है, सभी धर्मों के लिए एक समान है। ठीक है, ऐसा मानिए आप, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है। ये सीधे सीधे कानूनी उल्लंघन का मामला है। आपने देखा जैसा कि आप इकाई में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों की इस बात पर पूरी सहमति। हम आप चल रहे हैं कहाँ, पीछे के दौर में, औपनिवेशिक शासनकाल के दौर में। तो राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रवादी इस बात की पूरी सहमति कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवादी इस बात से, इस लाइन को आप याद रखें
क्योंकि ये कहीं से भी आप स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। राष्ट्रवादियों की भी इस बात की पूरी सहमति कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे कई प्रावधान जोड़ दिए जो कानून पर आधारित शासन व्यवस्था के लिए जरूरी थे। ठीक है, इसमें सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान यह था, स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। आपको ये चीज पहले ही बताई चुकी और अपना संविधान भी यही कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। और आगे अगर बात करें, हमारा कानून धर्म जाति लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कानून का शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धर्मासेठ हो या कोई राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन पर उसे सजा निश्चित होगी। जैसे अपने यहाँ क्या था, प्रतिभा पाटिल या बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन पे बाद में केस चला। सजा तक पहुंचने में एक तय प्रक्रिया है। ठीक है, सजा तक पहुंचने में भी एक तय प्रक्रिया है जिस व्यक्ति को अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? दूसरा, ठीक है, एक तय प्रक्रिया के साथ अपराध साबित किया जाता है। क्या है, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वादी और प्रतिवादी होंगे, अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। ठीक, तो इस आधार पर चलती हैं। क्या कानूनी क्या हमेशा ऐसा सही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी अपराध जीत जाता है। और तो देखा जाए तो अपराध क्या है, जो पैसा है, अच्छा वकील अर्जित कर ले, कोई कमजोर वकील अर्जित करेगा तो हो सकता है वो कानून हार जाए या वो केस हार जाए। तो अच्छे वकील के लिए अच्छा पैसा होना चाहिए। अपने यहाँ जैसे कौन थे, राम जेठमलानी जैसे व्यक्ति, उन्होंने ऐसे बहुत सारे केस थे जो कानून की नज़र में वो दोषी था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें पलट दी। तो ऐसी भी आप चीज़ें देखेंगे। ऐसे ही आपने और भी देखे होंगे, बहुत सारे बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, हम छोटे मोटे वकीलों की बात नहीं करते हैं, तो ऐसी बात है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में क्या था, असंख्य भारतीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते हैं। अक्सर एक जैसे मामले में कई स्थानीय कानून लागू होते हैं। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। ठीक है, कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए वो आज़ाद थे। कुछ मामलों में जात के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानने वाली जाति को अपराधी ज़्यादा सजा दी जाती थी। ऐसा पहले होता था। कब? हम कहें औपनिवेशिक शासन से भी पहले और औपनिवेशिक शासन काल में भी ये एक सामाजिक व्यवस्था के तहत होता था। ये कहें चाहे बाण व्यवस्था कह दें, ठीक, जो अपने यहाँ बनाई हुई है उसके तहत ऐसा लोग करते थे। ठीक है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ भारतीय लोगों की मदद भी की। जैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे परिपक्व होती गई। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था क्या हो गया, धीरे धीरे परिपक्व होती गई। जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का चलन धीरे धीरे खत्म हो गया। ये औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ही चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, जैसा ये प्राचीन भारत में ऐसे असंख्य स्थानीय कानून थे कि जैसे क्या था, जिसे दलित बोलते हैं, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई गाँव घुस जाए तो उसे कोड़े मारने का अधिकार था। गाँव को धुलने की परंपरा, ये सब क्या थी, ये परंपरावादी या जिसे कहें मानसिक के रूप से, जैसे विकृत मानसिकता की बात कहें, उस तरीके से कह सकते हैं। उस दौर के रूप में लोगों के लिए वो सही लगती थी। लेकिन आज के दौर में हम लोग सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है इस चीज़ को। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है 50-100 साल बाद भी लोग जो आज जात व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले 50 साल बाद लोग भी इस चीज़ पे ऐसे सोचेंगे कि कितना लोग ऐसे थे कि जात को लेके ऐसा काम करते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानूनों के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत सारी संहिताएं लिखी। ठीक है, पहले अलग अलग कानून होते थे। ठीक है, मुस्लिमों के लिए, उनके लिए अभी भी मुस्लिम कानून कुछ अलग हैं, उनके शरीयत, लेकिन कॉमन लॉ एक भारत में सेम है। अगर आप अपराध करते हैं, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, तो वो कानून सेम है सभी के लिए। इतिहासकारों में इस बात पे काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है, पहला कहते हैं कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था, पहली बात। ठीक है,
पहला अगर कारण क्या है तो अपना कानून मनवाने पर आधारित था। अगर हम दूसरी वजह बता दें तो ब्रिटिश का भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। ये दोनों ही लाइनें आप याद रखिएगा जो आपको आगे काम आएंगी। 1870 में राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनवाने पर का मिसाल थी या था, तो आप इसको देखेंगे। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जाता। बिना दलील बिना वकील वाला कानून था कि आपको कभी भी उठा लिया जाएगा बिना कोई वजह बताए, ठीक। और इस तरीके के कानून थे। अगर हम बात करें आगे, भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध, उनकी आलोचना करते थे, ठीक है। राष्ट्रवादियों ने इसकी आलोचना की, अपनी बातें मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन की। ये संघर्ष समानता का संघर्ष था, ठीक, ये याद रखना। ये संघर्ष उन्होंने समानता का संघर्ष था, ठीक है। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो, ठीक है। ऐसा उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था, ठीक है। भारत में कानूनी पेशा उस समय उभरने लगा था जब औपनिवेशिक शासन के काल के दौर की बात थी। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें समान अधिकार की नज़र से देखा जाए। सम्मान की पहले क्या था, अपने यहाँ जो वकालत थी, अपने यहाँ जो कह सकते हैं कि जो जज बैठते थे वो अधिकतर अंग्रेजी बैठते थे। भारतीयों को उसमें बहुत नहीं रखा जाता था, ऐसा कहेंगे हम, रखा ही नहीं जाता था। और ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के लिए अधिकारों की हिफाजत करने के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे वकील भी मतलब बन गए, जैसे क्या कानून विशेषज्ञ बन गए, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू की। बहुत सारे, चाहे गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, या सी आर दास हों, या और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। क्या थे ये सभी कानून विशेषज्ञ थे। इन्होंने देश के लोगों के लिए कानून लड़े। लाल किला का मुकदमा आप जानते हैं, ठीक है, जो नौसेना के लोग, भारतीय नौसेना जो औपनिवेशिक शासनकाल में जो लोग थे उनके लोगों के लिए राष्ट्रवादियों ने क्या था, उनकी रक्षा के लिए लड़ा। मुकदमा लाल किले में चला था। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे न्यायाधीश जब बनने लगे लोग, तो वो भारतीयों के हित में भी जैसा लगा उन्हें कि ये निर्दोष है तो उन्हें बरी करने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में, ठीक है, शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह के आपसे अपना योगदान दे रहे थे। अब आगे बात करें, संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हम अगर बात करें जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए क्या है, कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं, ठीक है। कानून बनाते हैं और संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आप 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून में संशोधन के बारे में पढ़ाया था आपको। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां उनकी मां तीनों परिवार की संपत्ति में क्या है, बराबर क्या हिस्सा मिल सकता है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कानून बनाए गए थे। इस पे हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। नए कानून किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी लोग जानते हैं। प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी कानून के लिए आवाज उठाते हैं। संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे, ठीक है। हमारा लोकतंत्र क्या है, दिन प्रतिदिन जनता के प्रति लोग उत्तरदायी है। उत्तरदायी क्या है, उनकी समस्याओं के प्रति। अगर कोई एक समूह को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो क्या है, संसद क्या है, संसद में बैठे रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए एक विधेयक लाते हैं, ठीक है। बाकायदा ड्राफ्ट लाया जाता है, बनाया जाता है, कानून बनता है, ड्राफ्ट फिर सभी लोगों को वितरित किया जाता है विधेयक के रूप में, और उस पर चर्चा होती है, विधेयक
कानून बनता है, उसकी एक कानून बनने की भी प्रक्रिया है। आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया, घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की क्या प्रक्रिया थी। आपको एक घरेलू हिंसा से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो किस तरीके से कानून लाया गया, बताते हैं आपको। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है, मारपीट या चोट की धमकी देता है, घरेलू हिंसा उसे कहा जाता है। ठीक है, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। ठीक है, शारीरिक मतलब मानसिक आप उत्पीड़न करेंगे वो भी हिंसा है। ठीक है, भावनात्मक या शारीरिक मारपीट वो भी हिंसा है। यह शोषण मौखिक, यौन, ठीक है, शोषण मौखिक हो और यौन हो या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। आप अपनी पत्नी के भी साथ उससे जबरदस्ती, अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उसके साथ क्या है जबरदस्ती रिलेशन नहीं बना सकते हैं, ये अपराध की श्रेणी में है। ठीक, इस चीज को अभी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा को परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और व्यापक बना दिया। ठीक है, घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे में हिस्सा मांगेंगी। ठीक है, ऐसी महिलाएं अब घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ ही एक मकान में रहती हैं, रह चुकी हैं। क्या है ये? ऐसी महिलाएं घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं, ठीक है, रह चुकी हैं। लिविंग रिलेशनशिप नाम सुना होगा आपने। ठीक, इस तरीके के केस आ चुके हैं। ठीक, आपने देखा होगा वो भी क्या है, अगर बाद में कुछ ऐसा होता है तो उसको देना पड़ता है, उसको हर्जाना देना पड़ेगा क्योंकि वो हिंसा के शिकार आपने किया, उसको आपने क्या ब्रेन वॉश किया अपने हित के लिए, उसको या अपने शारीरिक भूख के लिए उसको आपने यूज किया। दूसरी, आप देखा होगा अगर आप किसी महिला को, अभी कितने सेकंड है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें जब ने पढ़ा था तब वो 10 सेकंड था, 10 या 12 सेकंड अगर आप किसी महिला को लगातार घूरते हैं, ये भी एक अपराध की श्रेणी है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी समझ हैं। ठीक है, जब हम IPC CRPC की बात करते हैं तो एविडेंस पे बात करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आएंगी। मुस्लिम कानूनों की, मुस्लिम जो विवाह हैं, पद्धतियाँ हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, उनमें ऐसे बहुत सारे कानून देखिए उनके शरीयत में क्या लिखे हैं, उनकी शरीयत में कानून में लिखे हैं अगर तलाक के बाद क्या होगा, वो दूसरी शादी अगर करनी चाहती है तो पहले क्या होगा, पहले एक बिद्दत का मामला आता है, वो बहुत लंबा केस है, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। ठीक, अक्टूबर 2006 अरे एक कार्टून के माध्यम से आपको समझाते हैं, महिलाओं के बीच वार्तालाप है और आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास, ये सरकार ने पास किया। इस पे क्या है, महिलाएं तो चर्चा कर रही हैं। देखिए, अरे साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। एक महिला दूसरी महिला से करे, महिलाओं के लिए ये क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इन कानूनों को बनाने में कितना वक्त लग गया। बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत भी साबित करनी पड़ती है। कुसुम और साजिया एक ही संगठन की क्या है, सदस्य हैं। ये किसी एक यूनियन की हैं, संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफर की एक कड़ी याद है, इन्होंने इस पे काम किया है। अप्रैल 1991 दफ्तर में एक आमदन की बात है। ठीक है, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। ये एक वर्किंग वुमन है, अपने घर जाती हैं किसी से सलाह लेने। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। ये वुमन अपनी सुपीरियर है, अपने कंसल्टेंट्स के पास गई किसी से सलाह लेने। मेरा बेटा और बहू मुझे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं, ऐसा ये महिला कह रही है। ठीक है, सलाह मांग रही है। फिर ये महिला, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए।
ये लेडी कह रही है, सीनियर सिटीजन है, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। ठीक है, उस समय वो फौजदारी कानून थे, उसमें ये दोनों मुमकिन नहीं है। ठीक, फौजदारी कानून था, ठीक, तो ये मामला नहीं बन रहा था, इसलिए उन्होंने कहा फिर और कोई केस देखें। तो 1990 के दशक में क्या हुआ, विभिन्न मंचों पर एक नए कानून की मांग उठने लगी। ठीक, जन सुनवाई बनाई गई, उसमें महिलाएं इकट्ठी होने लगी। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी, हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी थोड़ी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। ठीक, ये महिलाएं अब इकट्ठे होकर अपनी बात रखने लगी। ठीक, अपनी वजूद, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए 1999 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव्स, ठीक है, ये कानून विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों का एक संगठन था, याद रखिएगा, लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। ठीक, ये धीरे धीरे एक विधेयक का क्या हुआ, मसौदा तैयार किया, जैसे क्या ड्राफ्ट बिल तैयार होता है, फिर संसद भवन में रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश किया जाता है, उस पर चर्चाएं होती हैं उस विधेयक को लेकर, फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून जब अधिनियम कानून जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सिग्नेचर कर देता है। तो घरेलू हिंसा जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो बाकायदा इसकी प्रक्रिया को आपको दिखाएंगे कि कोई विधेयक अधिनियम कैसे बनता है। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। आज ये सारी चीजें आपके क्या हैं, दुर्भावनात्मक व्यवहार में शामिल हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा माना जाता है। साझा घरेलू दायरे में रहने वाले किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा कानून से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, ऐसा पूछते हैं ये बच्चे आपस में, क्या है, डिबेट कर रहे हैं। जब कोई चर्चा होती है तो स्कूलों में इस चीज पे जो टीचर्स बच्चों के साथ उस विधेयक या उस पर चर्चा करते हैं सोशल इशू के रूप में, क्योंकि सोशल साइंस स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। और ये जो किताब है ये छोटे बच्चों की ही किताब है जो पढ़ाई जाती है सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या किसी अन्य स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी चलती होगी। वहाँ के टीचर्स बच्चों के बीच इस पर डिबेट करते होंगे, बच्चों में समझ विकसित होती है। ठीक, आपस में चर्चा करते हैं, घर पे अपनी मम्मी पापा बहन जो भी और भी महिलाएं हैं उनसे, पड़ोस के मित्रों या उनके अपने और भी लोग हैं जो उनसे चर्चा करते होंगे। तो विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई है। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। अब लोग क्या है, ये जज एक जुडिशल बोर्ड टाइप की मीटिंग हो रही है जिसमें लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्द संसद में पेश करना चाहिए। जो ये बैठे हुए लोग, आखिरकार 2002 में विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी, कि महिला कह रही है जो हम लोगों ने वो बात सुझाई थी, इस विधेयक में वो बातें नहीं आई। तो क्या हुआ, ये अलोकप्रिय कानून की श्रेणी में आया। तो लोग इस पे क्या है, आप क्या विरोध करेंगे, नहीं करेंगे, यही बात है। हमें विधेयक के रूप में विरोध करना चाहिए। मैं बोली लेडी दूसरी, चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। जैसे सोशल मीडिया पे ये चर्चा का विषय हुआ और उस पर अपनी राय लेने लगे। अब देखिए, कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समितियों को अपने सुझाव सौंप दिए। देखिए, संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। इन्होंने अपनी बात रखना शुरू की। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है, ये जनता बोलने लगी, या जनता की तरफ से बैठी एचवाईडी बोर्ड के मेंबर कहने लगे। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। बच्चों के लिए भी एक अस्थायी कस्टडी, मतलब कोई अगर घटना घट जाए तो उनको कहाँ रखा जाए, इस पे बात होनी चाहिए। अब ये चर्चा का विषय हुआ। लोग अब क्या करेंगे, इस पे विरोध करेंगे सोशल मीडिया पर। ठीक, बैठक आम चर्चा के द्वारा या महिला संगठनों के द्वारा या यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में इस पे
क्या हो, अपनी अपनी विरोध, अपनी अपनी राय भी देंगे, विरोध भी दर्ज कराएंगे। संसद में क्या होगी, इस पर फिर चर्चा होगी और ज़्यादा विरोध होगा तो संसद में इनको फिर से चीज़ों को समाहित किया जाएगा। जैसे क्या है, इस समय शिक्षा नीति आई हुई है, उस पर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है। तो देखा जाएगा कि उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक, सरकार क्या करती है। तो 2000 दिसंबर 2002 की बात आती है तो स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी, क्योंकि एक स्थायी समिति बनी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया। ठीक, कमेटी कोई बनती है सरकार की तरफ से, तो सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति संगठन, जैसे कोई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का होगा तो उसे बनाया जाएगा, या मानवाधिकार आयोग का होगा। वो देखा जाता है कि ये मामला किस एरिया का है, तो उस एरिया के विशेषज्ञ को उसमें बनाया जाता है। तो 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। जिस दिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए उसी टाइम से क्या हुआ, वो लागू माना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसा पूछा जाता है विधेयक के संदर्भ में एग्जाम में। अक्टूबर 2006 में संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिर चर्चा हुई, यह नया कानून क्या है। फिर आपस, यह पहला कानून जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई। अब महिलाएं इस बात से सहमत होने गई क्योंकि कमेटी ने रिकमेंडेशन सरकार की, स्थायी समिति ने रिकमेंडेशन सरकार के राज्यसभा लोकसभा में पेश कर दी। सरकार ने उन चीज़ों को अधिकतर मान लिया, कुछ संशोधनों के साथ बिल दोबारा पास कर दिया और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। क्या करेगा? राहत। बहुत सारी महिलाएं, करोड़ों नहीं, अगर देखा जाए तो 50% महिलाओं को माना जाता है कि दुनिया में 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे स्त्री हो, ठीक। कानून तो उसके लिए भी है अगर किसी के कानूनों का उल्लंघन हो गया, अगर वो कानूनी घरेलू हिंसा की शिकार है, ठीक है, बच्ची है, अगर घरेलू हिंसा क्या है, वर्किंग वूमेन है या कोई माता पिता उसको क्या प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भी घरेलू हिंसा में है, ऐसा आप मानेंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी ध्यान रखिए। बहुत सारी पत्नियां, माँ, बेटियां और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। अब संवाददाता सम्मेलन की फिर से बात शुरू होती है। देखिए कैसे बात होती है। यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून साझे मकान में रहने वाले महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है, ठीक। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा के आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर पुरुष या कोई बेटा अपनी माता को या कोई महिला को कोई व्यक्ति बाहर निकालता है, यातना करता है, तो उसे जेल या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा दायर हो सकता है। कानूनी लड़ाई के तहत उनको जुर्माना, दंड सब भोगना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, उन्हें समाज से बेइज्जती भी मिलेगी जो उन्हें महसूस होगी, ठीक है। अब एक और लंबा सफ़र हो चुका है क्योंकि ये सब घर के अंदर काम होते हैं, ऐसे घरेलू हिंसा जो बाहर नहीं पुरुष जान पाते हैं या बाहर का समाज नहीं जानता है, ठीक है। पड़ोस की महिला के घर में उसका व्यक्ति या उसके पुरुष, उस परिवार के पुरुष उस पर यातनाएं कर रहे होंगे, लेकिन पड़ोस का व्यक्ति नहीं उस चीज़ को जानता है। जब घरेलू हिंसा के अधिनियम के तहत उस पर कोई मुकदमा, उस पर कानून, उस पर कोई सजा होगी तो क्या उस समाज में उसकी बदनामी होगी, ठीक। तो आप इस चीज़ से भी डरिए। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। देखिए, हमें इस बात का ख्याल रखना ही है कि कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हम सब तरफ नज़र रखनी होगी। क्या है ये? यूनियन में काम करने वाली समाज सेवक हैं या समाज सेविकाएं कह सकते हैं, ठीक है। सोशल वर्कर्स हैं, महिलाओं में जागरूकता फैलाने वाली हैं, कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने वाले व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं कि महिलाओं को जागरूकता शिक्षित करती हैं कानून, महिला कानून के लिए, महिला अधिकारों के लिए। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के विपक्ष में, कानून के बारे में शिक्षित करना होगा, ठीक है। यह कानून महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात पे भी हम बात करेंगे। अब देखिए आगे बात करें, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में कौन कौन से मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपको अगर हम क्वेश्चन पूछ दें कि क्या आप इस मत से सहमत हैं, क्या आप इस राय से सहमत हैं
क्या आप इसमें से घरेलू, पहले आपसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, और सरकार द्वारा पास किया गया 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम किस हद तक महिलाओं को घरेलू हिंसा रोकने में, घरेलू हिंसा होने में, महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को रोकने में किस हद तक मददगार साबित हुआ है। आप अपने तर्क उदाहरण सहित पेश कीजिए। ठीक, क्योंकि इस पे क्या है, कोर्ट का मामला है, इस पे गाइडलाइनें सरकार की आई होंगी, बहुत सारे केस भी हुए होंगे, तो एक दो केस आपको याद हो तो बेहतर तरीके से आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकेंगे। अगर हम बात करें क्या आप ऐसी प्रक्रिया के बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो, तो देखिए आप घरेलू हिंसा की बात है तो इस पे क्वेश्चन तो यहाँ नहीं बन रहा है। हम क्वेश्चन अगर बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, तो बनाते हैं क्वेश्चन आपके, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 से आप क्या समझते हैं, और क्या आप ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं कि इसकी कानून, सरकार ने इस कानून से लोगों को अवगत कराने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए, क्योंकि सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना भी नहीं होता है, सरकार का काम लोगों को कानून के बारे में जागरूक भी करना होता है। वो बहुत सारे माध्यम होते हैं, आपको पता रहना चाहिए वो कौन कौन से माध्यम हैं, आप लिखिए उनके बारे में। उपरोक्त चित्रपटा को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ क्वेश्चन तीसरा क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ तक कानून, देखिए उपरोक्त चित्रपटा कानून छोड़िए, हम इसको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 को परिभाषित कीजिए, और घरेलू हिंसा अधिनियम बनने से पहले लोगों ने सरकार पर किस तरह का दबाव बनाया जिससे सरकार को क्या हुआ, इस पर कानून बनाना पड़ा। उस तरीके की प्रक्रिया का आप अपने शब्दों के साथ संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, लिखिए कि पहले की कहानी क्या थी, क्या था, कुछ अधिनियम लाए होंगे, कुछ क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस पर। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस चीज को समझिए। अब बात करते हैं इक्वल रिलेशनशिप और वायलेंस फ्री। ठीक, ये एक पेड़ है, पेड़ में दो व्यक्ति हैं, एक महिला और पुरुष, दोनों बराबर के हकदार हैं। ठीक है, दोनों में समानता का अधिकार है, दोनों को स्वतंत्रता का अधिकार है, दोनों को हर वो मौलिक अधिकार प्राप्त है जो एक पुरुष को प्राप्त है, वही एक महिला को भी प्राप्त है, वही कानून है, वही सारे हैं। ठीक, तो एक ताली इनकी, एक ताली आपकी, तो दो ताली मिलेंगी तभी मिलेगी, बजेगी ताली। तो इक्वल रिलेशनशिप और वायलेंस फ्री, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। ठीक है, अगर बराबरी का रिश्ता है तभी हिंसा मुक्त होगा। ठीक है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। घरेलू हिंसा में इसी बात का वर्णन है, हम सभी जानते हैं। इन हालातों से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि महिलाएं सर्वाइव करती हैं। घरेलू हिंसा पर्दे के पीछे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इस हिंसा से भारत में शायद ही 95% मैं कह सकता हूँ, 90 या 95% का रेशियो होगा। इस सर्वाइवर की स्थिति में महिलाएं हमेशा ही रहती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, वो उन्हें बात जबरदस्ती मनवाई जाती है। ठीक है, और वो अंत में मानने को तैयार हो जाती हैं, तो वो सर्वाइवर कही जाती हैं। बेहतर है, इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचार है। ठीक है, इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचार है, इससे आप और समझिए। नागरिकों की कानून में क्या भूमिका, आप नागरिक हैं अगर देश के, तो उस कानून को लागू करने या उसकी जागरूकता फैलाने में आपकी कितनी भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी है। बनाने में कितनी अहम नागरिकों की भूमिका कानून में कितनी अहम है, वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, आप मदद करिए। अगर कोई ऐसा कानून जो कि या समाज में कोई समस्या है तो उस पर खुलकर विरोध कीजिए, संगठन बनाइए, बात कीजिए, सोशल इशू के तहत उस पर चर्चा कीजिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव या सोशल मीडिया या सोशल वर्कर्स या समाज सेवकों के बीच में लाइए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में रखिए, तो धीरे धीरे ये मुद्दा
आप बढ़ता चला जाएगा, उसमें लोग जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने होती है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसा अभी हमने बताया आपको। ठीक है, जैसे हम इसको कह दें कि आपका मुद्दा आपके घर से शुरू हुआ, आपने उसको अपने समाज में रखा, समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए, समाज के कुछ लोगों के बाद आप उस एरिया में इकट्ठे हुए, फिर आपने अपने उस एरिया के एक समाज सेवक या बाहर के सोशल वर्कर को या समाज सेवी संगठन के तहत उसमें बात रखी, समाज सेवी संगठन उसमें शामिल हुआ, समाज सेवी संगठन के साथ आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता जो आपका नेता है, आपका एरिया का सांसद है, उनके बात रखी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती चली गई और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का एरिया बढ़ता चला गया और ये फिर बात बनी टेलीविज़न, रिपोर्ट, अखबार, संपादकीय, रेडियो प्रसारण, आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इससे लोग जुड़ते चले जाएंगे। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आ जाता है। ठीक है, संसद उस पर कानून ड्राफ्ट तैयार कर देती है और कानून सामने आ जाता है। अलोकप्रिय विवादास्पद कानून, कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नियत सही नहीं थी। ठीक है, इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं। जैसे अभी का मुद्दा था, ठीक है, संवैधानिक रूप से क्या था, कानून बिल्कुल सही था, लेकिन लोगों को रास इसलिए नहीं आया कि उसके पीछे उनकी नीयत सही नहीं थी। मतलब कुछ धार्मिक संगठन, कुछ पॉलिटिशियन लीडरों ने क्या वोट बैंक की खातिर उस पे लोगों को काफ़ी भड़काया। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके, क्योंकि अपने संविधान में जो है क्या है, किसी भी कानून के लिए या कोई सरकार कानून बनाती है तो उन्हें लगता है कि इसमें मेरे अधिकारों का हनन होता है, तो वो लोग अपनी बात रख सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग या मनमाने लोग कहते हैं, मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून का दोबारा विचार करना या दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। आपको हम बताते हैं कि जैसे बात करें, जैसे एक बार सरकार लाई क्या, बिजली अधिनियम पास किया और उसने अचानक बहुत ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ा दिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए और लोग सरकार को अपने कानून को वापस उसमें संशोधन करना पड़ा और अपने बिजली के बिल वापस लेने पड़े, बढ़े हुए दाम। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, महंगाई के लिए जब बात होती है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लाने लगते हैं। अभी